चलो, तो आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़ा था। आज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो देखो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में 3 सेक्टर्स है जनरली: एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। मुझे बता सकते हो कि ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा? यस, एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स, क्योंकि बिफोर कॉलोनियल रूल 85% जितना एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी था, तो ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन भी क्या था, एग्रीकल्चर पे ही प्राइमरी मोस्टली फोकस किस पे था, एग्रीकल्चर पे ही। तो परसेंटेज थोड़ा सा डाउन हुआ था क्योंकि ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल 75% जितना एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी था। इवन कुछ रीजंस के बारे में भी यहाँ पे बात की है कि ये ना कुछ स्टेट्स क्या हो गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में क्या हो गया था, धीरे धीरे एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी कम होता जा रहा था और फिर इंडस्ट्रीज और ये सब बढ़ती चली जा रही थी, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स थे जैसे ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वहां पर तो एग्रीकल्चर पहले से था ना, तो पहले से ही रहा। तो इस तरीके का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जनरली ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम पीरियड पे हम लोगों को देखने को मिला। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्संस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। मींस जो ओवरऑल वर्किंग फोर्स है वो कहाँ पर ज्यादा है, समझे? दैट कैन बी कॉल्ड एज एन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड the occupational structure of India showed a little sign of a change. थोड़ा सा चेंज अपने को देखने को मिला क्योंकि बिफोर कॉलोनियल रूल पूरा का पूरा जो वर्किंग फोर्स था उसका मतलब 85% कितना ज्यादा परसेंटेज हो गया, ठीक है? सो द स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैन बी समराइज्ड एज अंडर। सबसे पहली पॉइंट, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन मतलब एग्रीकल्चर। The agriculture sector accounted for a largest share of workforce with approximately 75%. तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कितना परसेंटेज वर्कफोर्स का डिपेंडेंसी था एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो 75%। और बाकी का जो था, जो सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर था, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं, उधर कितना था वर्कफोर्स, रिमेनिंग 25%। ऐसा समझ लो अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 75 लोग तो कहाँ पे जा रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। बाकी जो 25% जितने लोग थे वो कहाँ पे जा रहे थे, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में, ठीक है? फिर एक सेकेंड पॉइंट बताइए, रीजनल वेरिएशन। तो जैसे मैंने आपको बोला कि स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इनमें क्या हुआ था, धीरे धीरे वर्कफोर्स का डिक्लाइनिंग हुआ था फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो विटनेस अ डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर with a commensurate increase in manufacturing and service sector. So ये तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, महाराष्ट्र में क्या बढ़ने लगा, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर बढ़ने लगा, वहां पे वर्कफोर्स जाने लगे और एग्रीकल्चर में से वर्कफोर्स का क्या हो गया, डिक्लाइनिंग होने लगा, ठीक है? और फिर बताया हुआ है कि स्टेट्स लाइक ओडिशा, राजस्थान और पंजाब, इनमें तो कुछ भी ऐसा नहीं था, वहां पर उल्टा वर्कफोर्स जितना पहले था उससे भी ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स बढ़ गया, ठीक है? सो बस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिलेटेड इतनी कहानी बताई है कि बस 75% जितना वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में था और बाकी रिमेनिंग 25% मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। और कुछ स्टेट्स के नाम बताए कि जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में वर्कफोर्स इंडिया का बढ़ता चला गया, और ओडिशा, पंजाब और इनमें एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया, ठीक है? सो दैट्स इट अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। कुछ डाउट किसी को, एनीवन?
कुछ पॉइंट नहीं समझ में आई हो? यस, आगे बढ़े। यस मैम। ओके चलो, फिर आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं आपको सिंपल सा इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर मीनिंग बताऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ फैसिलिटीज, ठीक है। और आपको पता है इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी रेलवेज है, वाटरवेज है, रोडवेज है, एनर्जी मतलब कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, फिर टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड सारी जो भी चीजें हैं, इंटरनेट और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीजें भी इवन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूडेड है। अब हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का कैसे था, ठीक है, क्या क्या डेवलप हुआ, कैसे कैसे भाई रोड्स में क्या चेंजेस आए, रेलवेज कैसे डेवलप हुआ, समझे, वाटरवेज हम लोगों ने देखा ना, इवन डायरेक्ट वाटरवेज यूज कैनाल डेवलप किया गया था, समझे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे चीजें बताई है। इवन पोस्ट और टेलीग्राफ, ठीक है, वो उस टाइम मतलब ये ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ही ये सब चीजों का स्टार्टअप किया। फिर मॉडर्न एजुकेशन का भी इवन किन्होंने स्टार्ट किया था, ब्रिटिशर्स ने ही स्टार्ट किया। तो ये कुछ पॉइंट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर। इंडिया की बड़ी बुरी हालत थी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो some efforts were made to develop basic infrastructure, कुछ efforts लगाए थे ब्रिटिशर्स ने, जैसे रोड्स डेवलप करने में, रेलवेज डेवलप करने में, पोर्ट्स डेवलप करने में, वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप करने में, पोस्ट, जो पोस्ट होता है लेटर्स इधर से उधर, मतलब क्योंकि कम्युनिकेट तो करना पड़ता था ना यार, इंडिया से ब्रिटेन कम्युनिकेट करना है तो कुछ तो पोस्ट होगा ना, तो पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू उन्होंने मतलब स्टार्ट हो गया था लेटर्स भेजना करना, टेलीग्राफ्स वगैरह। बट द मेन एम मोटिव बिहाइंड सच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। लेकिन ये जितना भी ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया भाई, रेलवेज, रोडवेज और ये जितना भी, वो सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद क्या था, खुद को फायदा करवाने का, खुद के बारे में सोचने का, इंडिया के बारे में सोचने का नहीं है, खुद की सरकार के बारे में सोचने का। खुद को जो रॉ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने होते थे उसकी वजह से उनको रोड्स चाहिए थे, रेलवेज चाहिए था, वाटर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था, पोर्ट्स चाहिए थे, तभी ये सारी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। मैं मानती हूँ कि आफ्टर ब्रिटिशर्स, मतलब जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को छोड़ के गए तो इंडिया के लिए ये काफी एज अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट हुआ, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा ब्रिटिशर्स का। लेकिन जब ब्रिटिशर्स खुद थे तभी तो उन्होंने ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था वो सिर्फ और सिर्फ खुद के मकसद के लिए ही किया, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले बताया हुआ है रोड्स, ठीक है। रोड्स के बारे में क्या बताया, जो मैंने आपको कहा कि रॉ मटेरियल को शिफ्ट करना हो। सो द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन could not accomplish much on construction of roads due to scarcity of funds. The roads that were built primarily served the interest of mobilizing. Mobilizing मतलब इधर से उधर मूव होना, किस चीज के लिए, एक आर्मी, आर्मी इधर से उधर, उनकी आर्मी मूव हो सके इधर से उधर, तभी उन्होंने रोड्स डेवलप किए। और दूसरा चीज यहाँ पे बताया है, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल्स को इधर से उधर मूव करना। So there always remained an acute shortage of all weather roads. मतलब अच्छे रोड्स की तो आपको पता ही है, इंडिया में ये पक्का रोड्स, ये वाले इस तरीके के रोड्स कहाँ पे पहले अवेलेबल थे, पहले तो पूरा रेती रेती हुआ करता था। तो थोड़े बहुत अच्छे से रोड्स डेवलप करना, अब उनको पैसे चाहिए थे, अब पैसे तो उतने थे नहीं, इंडियन खजाने में से थोड़ा बहुत जितना पैसा था उसमें से थोड़े बहुत उन्होंने डेवलप किए, क्योंकि उनको अपनी आर्मी को भी इधर से उधर भाई मूव करवाना था, प्लस
रॉ मटेरियल्स का भी शिफ्टिंग करवाना। So all weather roads to reach out the rural areas during the rainy season. क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी जैसे मिट्टी मिट्टी वाला रोड होगा और रेनी सीजन अगर भाई बारिश बारिश पड़ जाती है तो पूरा कीचड़ हो जाता है, तो वो लोग ट्रैवल कैसे करें, रॉ मटेरियल्स शिफ्ट कैसे करवाए। तो उस वजह से भी क्या है भाई, रूरल एरियाज में जाने के लिए, क्योंकि फार्मिंग तो वहीं पे होती थी, रॉ मटेरियल्स तो उनको वहीं से मिलते थे, तो वहां तक जाने के लिए रेनी सीजन में उनको अच्छे रोड्स चाहिए थे, तो अच्छे रोड्स इसी वजह से डेवलप किए थे, समझे। So as a result, people living in these areas suffered badly due to natural calamities and famines. और इवन अच्छे रोड्स रूरल एरियाज के रिलेटेड थे भी नहीं, और वहां पे नेचुरल कैलामिटीज जैसे फ्लड्स, फेमाइंस, ड्रॉट, ऐसी सब चीजें तो आप लोगों को पता ही है कि पहले के टाइम पे होती थी। इवन लगान मूवी में भी वही चीज दिखाई है कि बारिश नहीं गिरती और पूरा का पूरा सूखापन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे नेचुरल कैलामिटीज फेस करने पड़ते थे पहले के टाइम पीरियड में। बस इतना ही बताया रोड्स के रिलेटेड। तो फिर रेलवेज डेवलप हुआ, यू नो फर्स्ट रेलवे लाइन डेवलप कब, 1853। कब डेवलप हुई, 1853, बिटवीन बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे टू थाने मतलब गोरी बंदर हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज यू नो कि जो बॉम्बे है वो कितना वाइड स्प्रेड है, उधर अलग अलग स्टेशन है, जैसे यू नो सीएसटी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, देन दादर है, मुंबई सेंट्रल है। तो अभी आप इतने सारे नाम पढ़ते हो, थोड़े डिस्टेंस में अलग अलग रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। तो पहले जो स्टार्ट हुआ था वो बोरी बंदर से लेकर थाने, ठीक है। सो कुछ आई थिंक सो आप ऐसा समझ लो 32-33 माइल्स जितना ही था, जस्ट इतना बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल थोड़े डिस्टेंस में फर्स्ट रेलवे ट्रैक डेवलप किया गया ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सके वाटरवेज तक, भाई उनको भाई वाटर ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंचाना है ना, रॉ मटेरियल्स वगैरह। So the most important contribution of British rule was to introduce railways in India in 1850s. 1850s भले यहाँ पे लिखा है लेकिन 1853 आप गूगल आउट भी करोगे ना तो आपको यही मिलेगा, 1853। 16th अप्रैल, मुझे डेट भी याद है, 16th अप्रैल 1853। The railways affected the structure of Indian economy in two important ways. So railways enabled people to undertake long distance travel. एक तो रेलवे से फायदा क्या था, लोग इधर से उधर मूव हो सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, and it broke geographical and cultural barriers and promoted national integration. और भाई अभी दो देशों के बीच में अगर रेलवे ट्रैक बनाया जाए, ये सब चीजें किया जाए तो एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशंस भी डेवलप हो सकता है। तो ये फायदा था एक्चुअली रेलवे का, लोग ऐसा सोच रहे थे लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। So it enhanced commercialization of Indian agriculture, which adversely आ गया। देखो इंडियन लोग ऐसा सोच रहे थे, हाँ यार हमारा है ना ब्रिटेन के साथ अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाएगा, दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाएगा, लेकिन वो सदमे में थे, गलत हो रहा था उनके साथ। So it enhanced commercialization of Indian agriculture, which adversely affect the comparatively self-sufficiency of village economies in India. So railways also promoted the foreign trade, but it benefited the Britishers more than the Indians, क्योंकि इंडियंस को बहुत कम बेनिफिट हुआ उस चीज का। ब्रिटिशर्स चले गए तो हमारे लिए आज रेलवे नंबर 1 पब्लिक सेक्टर है इंडिया का, सबसे ज्यादा अच्छी कमाई रेलवेज में होती है आज के टाइम पे, बट उस वक्त नहीं, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को हेल्पफुल हो सके तब तक। So the construction of railways led to huge economic losses to the Indian economy. So जो भी अच्छा सोच रहे थे इंडियन लोग, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। फिर है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। So British government took measures for developing water and air transport. However, their development was far from satisfactory. Inland waterways proved to be uneconomical, as in the case of the Coast Canal on the Orissa coast. This canal was built at a huge cost, but it failed to compete with the railways, and finally canal had to be abandoned. वाटरवेज के लिए इवन कैनाल्स और ऐसी सब चीजें डेवलप की गई थी,
ट्रांसपोर्टेशन के यूज करने के लिए, बहुत खर्चा भी किया। ओडिशा कोस्ट के यहाँ पर, ओडिशा का जो भी कोस्ट बनाया हुआ है वहां पे बहुत ब्रिटिशर्स ने खर्चा किया, लेकिन वो रेलवेज के सामने सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो इस वजह से उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया उस वक्त। और इवन एयरवेज भी स्टार्टअप किया गया था, और जमशेदजी टाटा जो थे ना, वो पायनियर थे इंडियन एविएशन के 1932 में। फिर कम्युनिकेशन रिलेटेड बता रहे हैं कि यस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। The introduction of expansive system of electric telegraph in India served the purpose of maintaining law and order. तो प्रॉपर तरीके से रूल्स रेगुलेशंस मेंटेन करना, या कोर्ट में कुछ भी होता है तो पोस्ट और टेलीग्राफ की मदद ली जाती थी। So the postal service, despite serving a useful public purpose, remained all through inadequate. लेकिन जितना सोचा था पोस्टल सर्विसेज हम लोगों को मदद रूप होगी, लेकिन उतने तक नहीं हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने पर्पस के लिए ही उसको यूज करते थे। अब यहाँ पे आपको नीचे बताया है रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। द बेसिक ऑब्जेक्टिव, अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने किया उसका मकसद क्या था, उसका रीजन क्या था? So the basic objective of British government to develop infrastructure was not to provide basic amenities to people. लोगों को बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड नहीं करती, खुद की भलाई हो उसमें काम करना है भाई ब्रिटिश सरकार को। So पहली चीज, roads were built for mobilizing the army within India and for drawing out raw materials from countryside to the nearest railway station or a port, and to send these England or other lucrative foreign destination. So roads को कैसे इस्तेमाल किए जाने लगा? Within India जो roads इस्तेमाल किए गए वो आर्मी के लिए, भाई आर्मी को मूव होने के लिए, और दूसरी चीज यहाँ पे रॉ मटेरियल्स इंग्लैंड और ब्रिटेन और दूसरे फॉरेन डेस्टिनेशंस तक पहुंचाने के लिए। तो सिंपल सी बात है, रोड्स को इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि रेलवे स्टेशन या तो पोर्ट तक कैसे पहुंचेगा रॉ मटेरियल, तो रोड्स के थ्रू ही पहुंचेगा। तो इस दैट इज द पर्पस। सेकंड, रेलवेज वर डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स मेनली फॉर 3 रीजन, 3 रीजन की वजह से। टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी, पूरे इंडियन टेरिटरी पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सके, पहला रीजन। दूसरा, टू अर्न प्रॉफिट्स थ्रू फॉरेन ट्रेड, बाय फॉरेन ट्रेड, बाय रेलवेज को इस्तेमाल करके वो फॉरेन ट्रेड करे ताकि वो प्रॉफिट्स कमाए, दूसरा मकसद। और तीसरा मकसद ये था टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया। और ब्रिटिश सरकार ने जो पैसा खर्चा किया रेलवेज बनाने के लिए, ताकि उसका वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल हो सके, समझे? तो बस यही 3 रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया में रेलवेज को डेवलप किया गया, ठीक है। फिर द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द हाई कॉस्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम उन्होंने निकाला ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके ब्रिटिश गवर्नमेंट। खुद की अभी सरकार को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना यार, कुछ तो कम्युनिकेशन के लिए उनको चाहिए ही चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने ये सारे खर्चे किए ना। तो आप सोचो, ये जो ब्रिटिश सरकार जो हमारे इंडिया को तबाह करना चाहती है, वो इन्वेस्टमेंट्स क्यों करेगी? एक दिमाग में तो चीज आनी चाहिए ना, क्यों खर्चा करे, क्यों इन्वेस्टमेंट्स करे वो इंडिया में, वो भी, समझे? तो ये हमारी सोचने की बात है कि जब हमको कोई दुश्मन हमको बर्बाद करने आया हो, और वो हमारे लिए कैसे सोच सकता है? हम ऐसे गलत फहमी में कैसे रह सकते हैं? तो बस इंडियन लोग भी ऐसे गलत फहमी में रहे थे कि यार कुछ तो अच्छा करेगी ये ब्रिटिश सरकार, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। दुश्मन सिर्फ अपने बारे में ही सोच सकता है, वो सामने वाले के बारे में नहीं सोचेगा कभी भी, समझे? सो दैट्स इट। आपका चैप्टर यहाँ पे वैसे तो खत्म हो जाता है। कंक्लूजन यहाँ पे अगर आए हम लोग, तो यू नो 1947 फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। 200 साल ऑन एन एवरेज 200 साल ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के ऊपर राज किया, हमारे देश को तबाह किया, कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे देश को तबाह करने के लिए। पर कैपिटा इनकम हमारा गिर गया, 0.5% खाली जस्ट रहा।
फिर हमारी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस रही, जमींदारी सिस्टम हमारे इंडिया में स्टार्ट हो गया, ट्रेडिशनल मेथड्स कल्टीवेशन के जो पहले थे वही रहे, मॉडर्न मेथड्स कुछ भी नहीं आए, प्लस फेमाइंस, बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइंस, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमाइंस होने लगे, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, तबाह हो गई थी हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट, एंड जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए इंडिया में वो इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट हो गया। क्यों? बिकॉज ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को लाना था, ना कि इंडिया में, ठीक है। So that is actually the conclusion. So the hostile policy of the British government led to the complete ruin of the Indian economy. So ये जो ब्रिटिश सरकार ने पॉलिसी बनाई थी, जिस तरीके से काम किया था, उस वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या हो गई? बर्बाद। कुछ अच्छे काम हुए इंडिया के लिए, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हुए हमारे इंडिया के लिए, जैसे सबसे पहला मनी सिस्टम, पेपर करेंसी को उन्होंने स्टार्ट किया, सबसे पहला पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। दूसरा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के रेलवेज आज अगर उन्होंने डेवलप नहीं की होती तो आज हमारा इंडियन रेलवेज नंबर 1 पब्लिक सेक्टर नहीं होता। तो रेलवेज आगे चलकर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश के लिए वरदान साबित हुआ। तीसरा दैट इज मॉडर्न एजुकेशन। आज जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, सब चीजें करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, करते हैं, वो बिकॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने वो सब चीजें स्टार्टअप की थी, ठीक है। तो और चौथी चीज हम लोगों को, जो हम लोग नहीं करते थे इंडिया वाले ना, हम सिर्फ अपने लिए सेल्फ कंजप्शन के लिए ही सिर्फ हम फूड ग्रेन्स वगैरह ग्रो करते थे, लेकिन उन्होंने हमको कमर्शियलाइजेशन सिखाया कि हाँ भाई इसको इवन हम लोग सेल भी कर सकते हैं और एज अ रॉ मटेरियल भी यूज कर सकते हैं ये पर्टिकुलर क्रॉप्स को फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। तो ये सब चीजें सिखाकर हमको गए ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो दीज आर सम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने किया हमारे इंडिया के लिए, ठीक है। बस यही सब चीजें। और आपको मैं बता दूं, आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, जो हमारा संविधान है, जो पूरा का पूरा डेवलप किया हुआ है, जो वो लोग फॉलो करते थे ना कुछ रूल्स, कुछ लॉ एंड ऑर्डर, आज भी इंडिया में वही चीज फॉलो की जाती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उनके कुछ रूल्स थे, काफी इफेक्टिव थे, वो तो चले गए चलो भाई, लेकिन बाद में वो इंडिया के लिए काफी इफेक्टिव हुए। कुछ रूल्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ मैनेजमेंट करने का तरीका, तो ये सब चीजें क्या किया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में कोई इंडियन पीपल काम नहीं करते थे, ब्रिटिश सरकार में इवन इंडियन लोग भी काम करते थे, तो उन्होंने वो सारी चीजें भी सीखी और फिर इंडिया में उसी सब चीजों को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। ओके, सो चैप्टर 1 हो गया आपका समाप्त। बेसिक चीज है कि भाई इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई तो इंडिया की हालत, इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशन, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बारे में हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी। सो आप लोगों को कुछ डाउट चैप्टर नंबर 1 के अंदर? यस एनीवन? कुछ लग रहा है डाउट? काफी इजी चैप्टर है, कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर। जनरली बेसिक चीज हम लोगों ने जानी। अब कहानी जो सुनेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, वो सुनेंगे कि देश आजाद तो हुआ, अब हम लोग आजाद पंछी तो हो गए इंडिया, और किस तरीके से इंडिया ने 1947 के बाद मैनेजमेंट करने लगा। जो इंडिया में गरीबी हो गई थी, जो इंडिया में भाई प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतनी डिपेंडेंसी होने के बावजूद भी फार्मर्स गरीब क्यों थे, तो कुछ क्या पॉलिसीज, और जो पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो बहुत लो थी, तो उसको कैसे चेंज किया, क्या ऐसे उन्होंने स्टेप्स उठाए। एज यू ऑल नो कि 1947 में
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो बनाए गए दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया, और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बनाया गया वो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या सोचकर, किस तरीके से वो एज अ प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बैठे और किस तरीके से उन्होंने स्टेप्स उठाए, किस तरीके से हमारे इंडिया को डेवलप करने के लिए प्लानिंग किया, वो सब चीजें हम लोग सेकेंड चैप्टर के अंदर सीखते हैं। क्योंकि सेकेंड चैप्टर का नाम ही ये है कि द स्टोरी एक्चुअली क्या है, वो पूरी स्टोरी है इंडियन इकोनॉमी की फ्रॉम 1950 टू 1990। तो 1950 से 1990 तक की कहानी सेकेंड चैप्टर में। देखो अब ये फ्लो में आप पढ़ोगे ना तो आपको मजा आएगा। क्या मैं मुझे हमको पूरी स्टोरी है ना एक साथ पता चल रही है। फिर हम लोग भाई आप लोगों को जैसे भाई आप टेस्ट थी आपकी 1991 की, तो 1991 में ऐसा तो क्या हुआ जो एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया, क्यों किया, एलपीजी होता क्या है, किसने किया इंट्रोड्यूस, ये सब चीजें। भाई 1990 तक इंडिया की ऐसी कैसी हालत हो गई, क्या हुआ जो मनमोहन सिंह जी को 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी देश में। क्योंकि वो फैसला जो था ना, जो 1991 का जो बजट था ना, आपको पता है सबसे बेस्ट बजट माना जाता है वो कंट्री, आज तक का सबसे बेस्ट बजट जो मनमोहन सिंह जी ने 1991 के अंदर एलपीजी जो इंट्रोड्यूस किया, तो उसकी कहानी हम पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। सो बेसिक कॉलोनियल रूल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द एम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टोरी समझ में आई? यस और नो? Yes. Yes, the Some clear? Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, Yes. yes. ओके चलो ठीक है। सो अब यहाँ पे ना आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स संदीप गर्ग में दिए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप सबसे पहले पढ़ोगे, ठीक है। सो मैं ना एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चंस यहाँ पे रीड कर लेती हूँ कौन से आपके क्वेश्चंस है। देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। जो ब्रिटिश सरकार थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसने कौन सी कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई और उसका इम्पैक्ट क्या आया, समझे। तो वो आपका एक पहला क्वेश्चन है। जस्ट ब्रिटिश रूल था कि भाई एक्सप्लॉइटेशन करना है इंडिया का, भाई इसी यही गोल के ऊपर उनका पूरा का पूरा फोकस था। फिर नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जैसे दादा भाई नवरोज जी थे, वीकेआर राव, विलियम डिग्बाय, ऐसे आरसी देसाई, ऐसे कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कंट्री की पर कैपिटा इनकम को देखा था कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। फिर व्हाट वर द मेन कॉजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। मुझे बता सकते हो इंडियन एग्रीकल्चर जो हमारा ये रुक गया था उसका वजह क्या, क्यों हमारा इंडियन एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही थी, लो प्रोडक्टिविटी थी। यस बोलो सुमित। मैम जमींदारी सिस्टम आ गया था। वेरी गुड। और मैम लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स। मैम बारिश नहीं हो रही थी। हाँ बारिश ही नहीं पड़ रही थी। अनसर्टेनिटी। यस। मैम उन लोगों ने हमारी लैंड भी खराब करवा दी थी, कॉटन उगा उगा के। हाँ कमर्शियलाइजेशन करो भाई। हाँ these are हाँ the मैम। yes। हाँ भाई फूड क्रॉप से आपको शिफ्ट हो गए थे। यस क्या बोल रहे हो सुमित? फूड क्रॉप से शिफ्ट हो गए कैश क्रॉप। हाँ फूड क्रॉप से शिफ्टिंग हो गया कैश क्रॉप में। यस ऑफ कोर्स। हाँ ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज व्हिच वर ऑपरेशन इन अवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब इंडिया आजाद हुआ था तब ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी वर्किंग में थी? मैंने बताई थी ये, याद है किसी को? 3 इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने बताया था, दैट इज टिस्को,
टाटा आयरन एंड स्टील जमशेदपुर, दूसरा मैंने बताया था कॉटन इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी हमारे इंडिया की, और तीसरा जूट। ये 3 इंडस्ट्रीज ऑलरेडी वर्किंग में थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, ठीक है। सो और भी थी, इवन शुगर, सीमेंट, केमिकल, पेपर इंडस्ट्रीज, ऐसी और भी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। फिर आपसे पूछा है व्हाट वाज द टू-फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। टू-फोल्ड मोटिव भाई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना है, क्यों, क्या मकसद थे, क्या मकसद थे? मैम वो रॉ मटेरियल ज्यादा चीपर प्राइसेस में, हाँ और एग्जैक्टली। और मैम इंडिया को लार्जेस्ट इंपोर्टर बनाना था, एक्सपोर्टर कम। यस ऑफ कोर्स करेक्ट एकदम। ओके, फिर आपका बताया है द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर रूइंड अंडर द ब्रिटिश रूल। डू यू एग्री विद दिस व्यू? यस और नो? इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को रूइन किया गया? यस यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का मकसद था। ओके, फिर what objective did the British intend to achieve through their policies of infrastructure development? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तो आपने देखा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, रेलवेज, रोडवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इसके रिलेटेड अपने को बताना। फिर critically appraise some of the shortfalls of the industrial policy pursued by the British colonial administration। उन्होंने ऐसी कैसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई हमारे इंडिया में? तो सबसे पहला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसके अंदर अपने ने पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया था और इंपोर्टर बन के रह गया था खाली इंडिया फिनिश गुड्स का, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स एंड लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल? हमारी इंडिया की वेल्थ का ड्रेनिंग होने लगा, तो कोई रीजन बता सकते हो कि कौन से जगह पे इंडिया की वेल्थ यूज होने लगी? ब्रिटिशर्स कहाँ यूज करते थे हमारे इंडिया की वेल्थ को? मैम एक तो ऑफिस सेटअप करने में उनका, कहाँ पे जो बोल कहाँ पे अपने जो एम्प्लॉयज है उनको सैलरी देने के लिए, एक तो, दूसरा जो भी इंडिया में खर्चा करेंगे तो उसमें पैसा डालेंगे ना, और फिर जो भी वॉर वगैरह होगा या फिर उन लोगों को जो भी आइटम्स या जो भी सर्विसेज चाहिए होगी उसके लिए पैसा। 3 चीजें, 3 ही बताने हैं इसके अंदर खाली। फिर मैम एक डाउट था। हाँ जी, पूछो। मैम वो मैम एक बार वो बताना ना, इंडियन कैपिटल इंडस्ट्री क्या होता है? कैपिटल गुड इंडस्ट्री। हाँ मैम। हाँ, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होता है? जनरली जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करता है, कैपिटल गुड्स मतलब से फॉर एग्जांपल मशीन्स बनाने का काम है जिसका, या वो छोटे मशीन्स या टूल्स बनाने का काम है जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के लिए यूज नहीं होता है। अब फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में मशीन्स चाहिए, तो मशीन बनाएगा कौन? कोई ना कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में बनेगी वो मशीन्स, प्लांट, ऐसे सब कुछ, बड़े जो प्लांट मशीनरी होते हैं ना, तो वो कैपिटल गुड्स है, समझे? ओके मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। व्हिच ईयर टर्म्ड एज अ ग्रेट डिवाइड ईयर? 1921। Yes, 1921. Okay. फिर highlight the salient features of India's pre-independence occupational structure. अभी ये pre-independence occupational structure अभी पढ़ते आए। सबसे ज्यादा वर्कफोर्स कहाँ पे था? कितना परसेंटेज? 75 एग्रीकल्चर। हाँ, 75 agriculture. Yes. First official census undertaken in dash year. Yes. मैम एक बार आपस रिपीट करना। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब कंडक्ट हुआ था? 1881। 1881। हाँ, 1881।
फिर फॉरेन ट्रेड रिलेटेड पूछा है, इंडिकेट द वॉल्यूम एंड द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इंडिया क्या बनकर रह गया था, खाली एक्सपोर्टर प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और इंपोर्टर फिनिश गुड्स का, और ब्रिटिश सरकार की क्या हो गई थी, मोनोपोली कंट्रोल पूरे फॉरेन ट्रेड के ऊपर, ठीक है। और फिर है, वर देयर एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, क्या उन्होंने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किए? यस। यस, कौन से? एक तो मॉडर्न एजुकेशन, मॉनेटरी पेपर करेंसी, एग्जैक्टली, और सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, यस, और सम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रेलवेज, हम बोल सकते रेलवेज, ओके, ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब चैप्टर 1 की प्रिपरेशन चालू कर दो विद इन, देखो ये संडे तो देखो मैं नहीं ले सकती हूँ टेस्ट, नेक्स्ट वीक जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो एवरी संडे आपकी टेस्ट होगी। अब हम लोगों ने जितना भी किया होगा वो हम लोग टेस्ट में लेंगे ही लेंगे। ये संडे फर्स्ट जो संडे है दैट वो उसको छोड़ के फिर नेक्स्ट संडे से कंटिन्यू टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। बट मैं चैप्टर 1 की नेक्स्ट वीक में अनाउंस करूंगी टेस्ट के लिए। आप लोग प्रिपरेशन करना चैप्टर 1 का स्टार्ट करके, ठीक है? ओके, यस, ओके अब जी। हम लोग कल जो लेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर ले लेंगे, ठीक है? चलो, सो दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, चलो बाय बाय।